हम पढ़ रहे हैं चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। अपने लास्ट क्लास में हमने रेट ऑफ द रिएक्शन के ऊपर बेस्ड करके कुछ न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन किया था, ठीक है। और अपने आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस। तो रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं वो सब हम आज पढ़ेंगे, ओके। तो सबसे पहला चीज है जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, ओके। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इट इज द स्पीड विथ विच ए रिएक्शन प्रोसीड्स। एक केमिकल रिएक्शन जो है वो किस स्पीड से प्रोसीड करता है, मतलब स्लो प्रोसीड कर रहा है, मीडियम स्पीड में प्रोसीड कर रहा है या वेरी फास्ट प्रोसीड कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। और एक्चुअली ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमें पता कैसे चलता है? वो हमें पता चलता है विथ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन किसका? ऑफ आइदर रिएक्टेंट्स और आइदर प्रोडक्ट्स, मतलब रिएक्टेंट्स जो है एक से ज्यादा हो सकते हैं उनके चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन से, या जो प्रोडक्ट है वो भी एक से ज्यादा नंबर के हो सकते हैं उनके चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन से। एक गिवन टाइम में जितना चेंज आ रहा है उसे हम बोलते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है कि रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो किसी रिएक्शन का स्लो होता है, किसी का मीडियम स्पीड में रहता है, किसी का वेरी फास्ट होता है, ठीक है। लेकिन हम अपने हिसाब से, मतलब हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अगर हम चाहेंगे तो वो स्पीड्स को इंक्रीज भी कर सकते हैं या डिक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं वो डिपेंड करता है कि हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, ओके। अगर हमें ये पता होगा कि वो फैक्टर्स क्या है, कौन सा फैक्टर्स है जो रेट ऑफ द रिएक्शन को एनहांस करते हैं, कौन है जो उसको रेट को डिक्रीज करते हैं, उसके ऊपर बेस्ड करके हमें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम रेट ऑफ द रिएक्शन को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी बढ़ेंगे हम क्या क्या फैक्टर्स है जिसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। पहला है concentration of the reactants, second particle size of reactant, third physical state of reactant, fourth temperature, fifth nature of reactant, sixth effect of catalyst and seven effect of reduction, okay। तो अभी आप लोग पहले इसको लिख लो, फिर वन बाय वन हम ईच फैक्टर को डिस्कस करेंगे, ओके। तो लिख लो इसे। लिख लिए। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स क्या है? हमारे जो रिएक्टेंट है उसके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, ठीक है। अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो इंक्रीज करता है, ठीक है। कैसे इंक्रीज करता है? सबसे फर्स्ट चीज है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर होता है वो कैसे होता है, ओके। जो भी बता रहे हैं उसे ध्यान से सुनो, आज का क्लास थ्योरेटिकल है, ओके। उसको अच्छे से समझने की कोशिश करो। जो केमिकल रिएक्शन होता है वो कैसे होता है? जब रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स पास आते हैं, वो कांटेक्ट में आते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन्स होते हैं, उसके बाद ही केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन of the reactants अगर इंक्रीज होगा उससे क्या होगा? उससे इंटर मॉलिक्यूलर कोलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो है वो इंक्रीज करेगा। रिएक्टेंट के बीच मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन होता है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब वो ज्यादा कांटेक्ट में आ रहा है, ओके। तो
अगर ज्यादा कांटेक्ट में आ रहे हैं तो इससे क्या होगा, इससे हमारा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, आया समझ में क्या बता रहे हैं? इसका हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, कैसा एग्जांपल? सपोज हम एक कैंडल लिए हुए हैं। ओके, वो कैंडल जो है हमें पता है कैंडल को हम जब माचिस लगा के बर्न करेंगे वो जलने लगेगा। ठीक है, सपोज हमने कैंडल को ऐसे नॉर्मली एयर में बर्न किया, तो ये जो बर्निंग प्रोसेस होता है वो बर्निंग प्रोसेस में कौन सा गैस हेल्पफुल होता है? ऑक्सीजन गैस हेल्पफुल होता है। ठीक है ना, तो हम कैंडल को बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन गैस में, तो ये जो ऑक्सीजन गैस है हमारे एटमॉस्फेयर में वो कितने परसेंटेज में है? अराउंड 20 to 21% में है। ठीक है, सो कैंडल में क्या है? वैक्स है, उसको अगर हम बर्न करेंगे इन नॉर्मल एयर मतलब अराउंड हम मान सकते हैं 21% ऑक्सीजन, तो वो क्या करेगा? वो बर्न करेगा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे? उस कैंडल को हम बर्न करेंगे, लेकिन अभी एयर में बर्न नहीं करेंगे। हम एक जार लेंगे, एक सिस्टम जिसमें 100% ऑक्सीजन है, उसमें बर्न करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? वही कैंडल लेंगे मेड अप ऑफ वैक्स, उसको अभी बर्न करेंगे विथ 100% ऑक्सीजन। अभी क्या होगा? पहले तो बर्न हो रहा था, ऑक्सीजन था, अभी भी बर्न होगा, ऑक्सीजन है, लेकिन पहले के कंपैरिजन में अभी जो ऑक्सीजन है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में है, पूरा 100% ऑक्सीजन में है, और हमें पता है कि ऑक्सीजन बर्निंग में हेल्प करता है। ओके, तो इससे क्या होगा? कैंडल जो है वो बर्न करेगा, वो मोर ग्लो करेगा। ठीक है, जो बर्न होगा वो ज्यादा ग्लो करके बर्न होगा। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे हमने जो ऑक्सीजन जो रिएक्टेंट था उसका कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज किया। ठीक है, और ऐसे भी हमें पता है अगर ज्यादा नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स रहेंगे तो मतलब ज्यादा अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स रहेंगे तो रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो इंक्रीज ही करेगा। क्यों? क्योंकि रिएक्शन तो रिएक्टेंट को लेके ही स्टार्ट होगा। ओके, ऐसे समझ में क्या बता रहे हैं? लिख लो इसको, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। हो गया? नेक्स्ट नंबर 2 है पार्टिकल साइज ऑफ रिएक्टेंट्स। जो पार्टिकल साइज ऑफ रिएक्टेंट्स होते हैं वो रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन को बहुत अच्छी तरह से अफेक्ट करते हैं। ठीक है, कैसे अफेक्ट करते हैं? अगर हमारा रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल जो है वो बड़ा रहा, ठीक है, साइज ऑफ द पार्टिकल जो है रिएक्टेंट का वो अगर बड़ा रहा तो उस केस में क्या होगा? उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। अगर हमारा साइज ऑफ द पार्टिकल कम हो रहा है तो क्या होगा? रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो हमारा इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा? देखो, अगर पार्टिकल साइज ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीज करेगा, उस केस में क्या होगा? उस केस में सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, मतलब इसका भी एग्जांपल हम ले लेते हैं साइड बाय साइड। सपोज हमें क्या करना है? हमें शरबत बनाना है। ओके, तो हम क्या करेंगे? पहले वाटर लेंगे और इसमें हम फर्स्ट काम शुगर ऐड करेंगे। तो जो शुगर ऐड करेंगे वो शुगर, सपोज हमने 2 टाइप का शुगर ले रखा है, एक बड़ा बड़ा दाना वाला, ठीक है, क्रिस्टल जैसा बड़ा बड़ा दाना वाला शुगर, और एक है ऑलमोस्ट पाउडर फॉर्म का शुगर। तो हम कौन सा शुगर प्रीफर करेंगे अपना शरबत बनाने के लिए?
ऑफ कोर्स जो पाउडर फॉर्म में शुगर है उससे। क्यों? क्योंकि वो अच्छे से मतलब बहुत क्विकली वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। क्यों? ड्यू टू इट्स पार्टिकल साइज। जो बड़ा पार्टिकल वाला शुगर था, अगर हम उसको डिसॉल्व करेंगे तो वो डिसॉल्व होने में टाइम लगेगा। क्यों टाइम लगेगा? देखो, अगर हमने क्या किया, बड़ा साइज वाला पार्टिकल लिया, ओके, और शुगर, तो उसमें क्या होगा, जो उसके आउटर सरफेस से सिर्फ वही हमारा वाटर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आएगा। ओके, अगर हमने वही छोटा सा जो क्रिस्टल है शुगर का, मतलब जो बड़ा पीस है शुगर का, उसको अगर हमने पाउडर कर दिया तो क्या होगा, अब वो पाउडर बन गया है तो ज्यादा शुगर का जो सरफेस एरिया है वो भी वाटर के कांटेक्ट में आएगा। ठीक है, तो जितना शुगर, पहले शुगर का जो सरफेस एरिया वाटर के कांटेक्ट में आ रहा था, पाउडर बनने के बाद उसका ज्यादा एरिया कांटेक्ट में आ रहा है। ठीक है, उसके अंदर का भी जो मॉलिक्यूल्स है वो भी कांटेक्ट में आ रहे हैं। इससे क्या होगा, ज्यादा शुगर मतलब सरफेस एरिया रहा, वो जल्दी से वाटर के मतलब कांटेक्ट में आया, फिर अच्छे से डिसॉल्व हो गया। ठीक है, तो पार्टिकल साइज ऑफ रिएक्टेंट अगर डिक्रीज करेगा, देन सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज करता है। इससे क्या क्या होता है, मोर कॉन्टैक्ट ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। जो रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स से, जैसे हमने यहाँ पे वाटर और शुगर लिया है, वो ज्यादा कांटेक्ट में आएंगे। इससे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज करेगा। ओके, यहाँ पे एग्जांपल ले लेंगे हम किसका, वाटर प्लस शुगर। ओके, यहाँ पे अगर बिगर पार्टिकल हम लेंगे तो रिएक्शन जो है वो थोड़ा स्लो होगा, मतलब लिख लेते हैं स्लोली डिसॉल्व होगा। ओके, अभी क्या करेंगे, वाटर लेंगे प्लस वही शुगर लेंगे इन पाउडर फॉर्म। उस केस में क्या होगा, वो क्विकली डिसॉल्व होगा। ओके, आया समझ में कैसे पार्टिकल साइज ऑफ द रिएक्टेंट है जो रेट ऑफ द रिएक्शन को अफेक्ट करता है। ओके, लिख लो इससे, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। हो गया? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स। फिजिकल स्टेट ऑफ जो रिएक्टेंट्स है वो भी रेट ऑफ द रिएक्शन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो चीज आता है, एक आता है हमारा होमोजेनस, दूसरा होता है हेटेरोजेनस। ठीक है, ये होमोजेनियस क्या होता है, पहले से भी हम पढ़े हुए हैं। होमोजेनियस मतलब जो पार्टिकल्स से दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, हेट्रोजेनस में क्या होता है, हेट्रोजेनस में पार्टिकल्स जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। यहाँ पे लिख लेते हैं, पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पे क्या होगा, पार्टिकल्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने से क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने से जो रिएक्टेंट्स के पार्टिकल्स से, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल से वो क्लोज कांटेक्ट में आएंगे।
ठीक है। अगर क्लोज कांटेक्ट में आए है तो अच्छे से उनका इंटरमिक्सिंग होगा, ठीक है, अच्छे से इंटरमिक्सिंग होगा। क्लोज कांटेक्ट में आएंगे तो कोलिजन जो है वो ज्यादा होगा। अगर कोलिजन ज्यादा होता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में तो रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो होमोजेनियस स्टेट में रहा तो उस केस में क्या होगा, पार्टिकल्स इंटरमिक्स फ्रीली, ओके। उससे क्या होगा, reactant molecules come in close contact with one another, ओके। क्लोज कांटेक्ट में आने से क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन among the reactant molecules वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और अगर पता है फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी इंक्रीज करता है, ठीक है। आया समझ में। होमोजेनियस स्टेट में रहेगा तो क्या होगा, अच्छे से मिक्स होगा, पार्टिकल्स कांटेक्ट में आएंगे, कोलिजन का फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा और रेट ऑफ द रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। लेकिन इन हेट्रोजेनियस स्टेट में अगर वो रहे, मतलब पार्टिकल्स अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो क्या होगा, ये सारा चीज इसमें नहीं होगा, ठीक है। नो सच थिंग्स हैपन, ये सारा चीज उसमें नहीं होगा। अगर नहीं हो रहा है दैट मीन्स रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो इंक्रीज नहीं कर पाएगा, डिक्रीज ही करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस, ओके। नेक्स्ट है होमोजेनियस, मतलब अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए, अच्छे से मिक्स होने के लिए हमें क्या फिजिकल स्टेट चाहिए। अगर कोई रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स लिक्विड है या फिर गैसेस है तो वो अपने बीच में अच्छे से क्या होते हैं, इंटरमिक्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर लिक्विड स्टेट में या फिर गैसियस स्टेट में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स रहते हैं तो उस केस में हमारा जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो इंक्रीज करता है, ओके। ऐसा समझ में। अगर सॉलिड के स्टेट में रहेंगे तो एक सॉलिड स्टेट में रहा, एक पाउडर सपोज दूसरे पाउडर आया वो सॉलिड के स्टेट में रहा तो वो अच्छे से मिक्स कैसे होंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई हम उसको एक्वस सॉल्यूशन बना देते हैं तो वाटर में वो जो पार्टिकल्स है, जो सॉलिड के पार्टिकल्स वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज करेगा। यहाँ पे एक लिक्विड है, यहाँ पे एक लिक्विड है, उनको मिक्स करेंगे, पार्टिकल्स कांटेक्ट में आएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। यहाँ पे गैस है, यहाँ पे गैस है, मिक्स करेंगे, पार्टिकल्स कांटेक्ट में आएंगे और रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो इंक्रीज करेगा, ओके। आया समझ में। लिख लो इसे। हो गया। नेक्स्ट है नंबर 4, टेम्परेचर। एज वी ऑल नो टेम्परेचर इंक्रीज करने से कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज करता है, ठीक है। इन जनरल क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है, ओके। अच्छा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है वो किस केस में होगा, वो उस केस में होगा जिससे हमें हायर टेम्परेचर में कांटेक्ट करना है। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक हुआ तब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। कौन से केस में करेगा, इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन,
ठीक है। लेकिन अगर क्या करेंगे, अगर हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब जहाँ से हीट इवॉल्व होता है, अगर हम वहाँ पे सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वो रिएक्शन जो है वो प्रोसीड नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उससे कम, मतलब वहाँ पे हीट इवॉल्व होता है, ठीक है। हम स्टार्टिंग से टेम्परेचर नहीं बढ़ा सकते, वो ये कंडीशन उस रिएक्शन के लिए फेवरेबल नहीं है। ओके, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज करता है। किस केस में? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? जिसको हीट चाहिए तो हम उस पर टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, तो इन जनरल हम जब बात कर रहे हैं तो जो टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है वो ऑलमोस्ट कभी कभी डबल या ट्रिपल तक भी जा सकता है, ठीक है। ठीक है, अगर हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज कर देते हैं टेम्परेचर को, देन रेट ऑफ रिएक्शन में डबल और समटाइम्स में वेट 3 टाइम्स इट्स वैल्यू। ओके, कैसे? ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, आर्यनिश इक्वेशन है, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, थोड़े लेट में पढ़ेंगे। ओके, आए समझ में? चलो लिख लो इसको। हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है हमारा कि कौन सा रिएक्शन जो है वो स्पीड, मतलब उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, और कौन से रिएक्शन का रेट जो है वो स्लो होगा, ठीक है। कैसे पता चलेगा? देखो, अगर कोई हम इन जनरल जो रिएक्शंस होते हैं, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, उसमें क्या होता है, जो ओल्ड बॉन्ड होते हैं रिएक्टेंट्स के, वो ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं, ठीक है। और जो बॉन्ड होते हैं प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट तो स्टार्टिंग में नहीं होता है, रिएक्टेंट अपना बॉन्ड ब्रेक करते हैं, अपने बीच रिएक्ट करते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, तभी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। वो प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होता है? न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उन एलिमेंट्स के बीच। ओके, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होता है रिएक्टेंट का, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होता है प्रोडक्ट में, ठीक है। तो नेचर ऑफ द रिएक्टेंट में हम ये देखते हैं कि जो बॉन्ड है वो ब्रेक कैसे होता है। मतलब कोई अगर सिंगल बॉन्ड रहा तो जल्दी ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड रहा तो और थोड़ा टाइम लगेगा ब्रेक होने में, ट्रिपल बॉन्ड रहा तो थोड़ा और टाइम लगेगा। ओके, आए समझ में? यहाँ पे क्या होता है, ओल्ड बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट्स are broken and new bonds in products are formed. ओके, ऐसे समझ में? सपोज हम यहाँ पे रिएक्शन लेंगे, NO प्लस हाफ O2 gives NO2, ओके। और एक रिएक्शन लेंगे, CO प्लस हाफ O2 gives CO2। तो ये जो फर्स्ट रिएक्शन है वो कंपैरेटिवली स्लोअर है, कंपैरेटिवली फास्ट है, और ये जो सेकेंड रिएक्शन है वो कंपैरेटिवली स्लो होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जो NO का जो बॉन्ड होता है वो यहाँ पे डबल बॉन्ड रहता है, ठीक है, और CO में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड रहता है। सो अगर N और O के बीच में बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो दो बॉन्ड ब्रेक करने को जितना इजी होगा, 3 बॉन्ड ब्रेक करने को उतना हार्ड रहेगा। वो बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए टाइम लगता है, इसलिए ये जो प्रोसेस है उसमें भी टाइम लगता है, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड रहेगा तो जल्दी ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड रहेगा तो और थोड़ा टाइम लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो वो ज्यादा टाइम लगेगा बॉन्ड ब्रेक होने के लिए,
ठीक है। और वो डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या है, वो कौन से बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। ओके, आया समझ में? चलो लिख लो इसको, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। हो गया? नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट क्या है? पहला चीज, कैटालिस्ट क्या होता है? कैटालिस्ट क्या होता है? इट इज ए सब्सटेंस विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो वो उस केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट करता है। अगर कोई केमिकल रिएक्शन स्टार्ट तो हो गया है लेकिन प्रोसीड नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या करता है, उसको प्रोसीड कर, मतलब उसका जो रेट ऑफ द रिएक्शन है उसको वो इंक्रीज करता है। ये क्या है? ये है हमारा कैटालिस्ट का काम। ओके, कैटालिस्ट एक्चुअली क्या करते हैं? कैटालिस्ट provides the alternate path for the reaction। वो कोई भी केमिकल रिएक्शन में एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करने का मतलब, सपोज हमें क्या करना है, यहाँ पे एक टाउन है और यहाँ पे और एक टाउन है, ठीक है, बीच में एक बड़ा सा पहाड़ है। ओके, तो और कोई भी कम्युनिकेशन हमारे पास नहीं है। अगर हमें ये टाउन से ये टाउन जाना है तो हमें उसी पहाड़ को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। तो ये क्या होगा? टाइम कंज्यूमिंग हो गया। ओके, और जो है ये डिफिकल्ट टास्क भी है। तो अगर हम मान लो, देखो यहाँ पे ये पहाड़ हो गया, हमें ए टाउन से बी टाउन जाना होगा, तो इसी पाथ को हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो जो कि टाइम कंज्यूमिंग है और डिफिकल्ट भी है, डिफिकल्ट टास्क भी है। अगर क्या किया जाए, सपोज किसी ने आके क्या किया, यहाँ पे इस पहाड़ में एक होल बनाया यहाँ तक। ओके, अब क्या होगा? अब हमें उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट हम इस होल से ए टाउन से बी टाउन तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये जो है ये हमारा नॉर्मल केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये क्या है? नॉर्मल केमिकल रिएक्शन। ये जिसने आके ये पहाड़ में होल्स किए, ये किसने किया? ये काम कैटालिस्ट ने किया। ओके, जो हार्ड डिफिकल्ट था, जो टाइम कंज्यूमिंग था, उसके लिए उसने एक ऑल्टरनेट पाथ बना दिया। अगर इस पाथ से जाएंगे तो वो रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है कैटालिस्ट का काम। ओके, और जो कैटालिस्ट है वो ये सब काम कैसे करता है? क्या वो केमिकल रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट करता है? नहीं, वो केमिकल रिएक्शन में इन जनरल, अगर हम फाइनल केमिकल रिएक्शन को स्टडी करेंगे, फाइनल केमिकल इक्वेशन को स्टडी करेंगे, तो उसमें जो कैटालिस्ट है वो क्या करता है? कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता है, वहां पे नहीं रहेगा। तो वो करता क्या है, कैसे करता है? वो एक स्टेप में रिएक्शन में एंटर करेगा, ठीक है, उनके बीच रिएक्शन कराएगा, स्पीड को इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट स्टेप में वो क्या करता है, जैसे एंटर किया था जिस फॉर्म में, उसी फॉर्म में वो रिएक्शन से बाहर आ जाता है, ठीक है। मतलब वो सिर्फ स्पीड को चेंज करता है और जो रिएक्शन इनिशिएट नहीं होता है उसको इनिशिएट करता है, लेकिन उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, एंटर करता है, फिर नेक्स्ट स्टेप में वो निकल जाता है। ओके, ये होता है कैटालिस्ट का। ऐसा समझ में? यहाँ पे और दो नए वर्ड्स भी आ रहे हैं, वो है प्रोमोटर, दूसरा है इनहिबिटर, ठीक है। ये प्रोमोटर और इनहिबिटर क्या होता है? ये प्रोमोटर और इनहिबिटर दो सब्सटेंस है जो कैटालिस्ट का काम को वो क्या करते हैं, उसको वो ऑल्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो
तो जो सब्सटेंस कैटालिस्ट का जो स्पीड को इंक्रीज करता है, उसका स्पीड को एनहांस करता है, ओके, मतलब केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करने में हेल्प करता है, इंक्रीज करता है स्पीड, वो होता है हमारा प्रमोटर, ओके। और जो स्पीड ऑफ द रिएक्शन को डिक्रीज कर देगा, कोई एक केमिकल रिएक्शन है जो बहुत फास्ट हो रहा है और वो रिएक्शन हमें उतना फास्ट नहीं चाहिए, हमें स्लो रिएक्शन चाहिए, सो इन दैट केस वी कैन यूज इनहिबिटर्स, ठीक है, जो रेट ऑफ द रिएक्शन को कम कर लेता है, ओके। ऐसा समझ में, चलो लिख लो। हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे लिख लो एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट, ठीक है, इंक्रीजेस एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट, इनहिबिटर डिक्रीजेस एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट, ओके, हो गया। नेक्स्ट है रेडिएशन। रेडिएशन जो है वो भी रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करता है, ठीक है, कैसे करता है, ऐसे भी कई रिएक्शन से जो क्या अगर उनके ऊपर लाइट आता है या फिर कोई रेडिएशन आता है तब वो रिएक्शन अच्छे से प्रोसीड करते हैं, अदरवाइज वो रिएक्शंस होते ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शंस जो कि लाइट या रेडिएशन के ऊपर डिपेंडेंट है उनको हम बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, ओके, क्या बोलते हैं उसको, फोटोकेमिकल रिएक्शन। वो क्या है, रिएक्शन विच आर which depends on light, ठीक है। इसका जो सबसे कॉमन एग्जांपल जो हमें पता है वो होता है क्या, फोटोसिंथेसिस, ओके। और ये फोटोसिंथेसिस क्या है, ये तो जूनियर क्लासेस में पढ़ते आए हो, कब मतलब बहुत छोटे से पढ़ते आए हो। क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस जिससे प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करता है, ओके, इट इज अ प्रोसेस थ्रू व्हिच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। वो क्या करते हैं, वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जिसको हम H न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और भी रहता है मैग्नीशियम आयन रहता है, क्लोरोफिल्स रहता है, ओके, उनके प्रेजेंस में वो क्या करता है, ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज होता है। तो हमें पता है प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स जो एब्जॉर्ब करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल एंड मैग्नीशियम आयन, दे प्रिपेयर ग्लूकोज एंड रिलीज ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये होता है 6CO2 6H2O C6H12O6 प्लस 6O2, ये हो गया हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये जो है लाइट, जो लाइट का रेडिएशन होता है वो क्या करते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शन को वो स्पीड अप करते हैं, ठीक है, और उनको अगर नहीं हो रहा है तो उनको इनिशिएट भी करते हैं। अगर यहाँ पे फोटो मतलब क्या, लाइट नहीं रहेगा, सनलाइट नहीं रहेगा, उस केस में ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा, ओके, आया समझ में, लिख लो इसे। हो गया। तो ये था फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो आज का क्लास ये खत्म करते हैं, अपने नेक्स्ट क्लास में हम कुछ एक नया चीज पढ़ेंगे इन द चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, ओके। तब तक माइंडफुली पढ़ाई करते रहो, ओके।